तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वयं प्रभास ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज आप सभी के लिए लाया हूँ कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 1, जो कि साइंस की बुक का चैप्टर है, जिसका चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। आज हम इस चैप्टर को बारीकी से समझेंगे और इस चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे तथा फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी के क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तो आपसे मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अपना मेन पॉइंट हमसे क्या कहता है कि हम बोल रहा है चैप्टर हमारा क्या, भोजन के घटक। चैप्टर नंबर 1, भोजन के घटक। भोजन के कौन कौन से घटक हैं, तो वही हम इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ते चलेंगे। पूरा चैप्टर डिस्कस करने के बाद इसके क्वेश्चन हम लाएंगे। तो पहले अपने चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं पूरे विस्तार से। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी। भाई कक्षा 5 में क्या बनाई थी? उन खाद्य की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भाई कक्षा 5 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भोजन के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। क्या बताया था हमने? पिछली कक्षा में भोजनों के विभिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हीं मानचित्र में अंकित किया था। और इन्हें किस में किया था हमने? मानचित्र, एक चित्र में हमने इन्हें अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। भाई किसके बारे में कह रहा है? इस पीरियड के बारे में कह रहा है। वो क्या कह रहा है? इस प्रकार एक चपाती, दाल और बैंगन का भरता भी हो सकता है। चपाती, दाल, बैंगन का भरता भी हो सकता है। ठीक है, हमने इस प्रकार हमने बनाया था। अब चलते हैं अपने इस वाले पॉइंट की तरफ। ये वाला थोड़ा इसे समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये भी। दाल या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी नंबर 1 में दिए गए हैं। इस सूची के कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हमें अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तो तब हमें वहाँ वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का इस तरह के विवरण व्यंजन को हम हर समय खा सकें। आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के विवरण को कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, होती है भाई। चलते हैं डिस्कस करते हैं आगे की तरफ। आगे हमसे क्या कहता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। तो उनकी हमने एक आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है जो दूसरे खाद्य पदार्थों में है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है। इसमें जो हमें पादपों से होता है। ठीक है, अब ये सारणी हमारी। पंजाब में मक्का की रोटी बनती है। लाजमा सब्जियां, सरसों का साग और अन्य व्यंजन में दही है। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल और कुंदरू और मट्ठा, घी और अचार। ठीक है, ये बनते हैं। अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हम इसे पढ़ते हैं।
या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के घटक इन्हें कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे शरीर के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट है, पहला क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है और वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त हमारे शरीर के लिए रुझांस तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। इन परीक्षणों को रोकने के लिए आपको आयोडीन कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करा, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से भरी परखनली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन में मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 10 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। 100 मिलीमीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हम सभी अवशिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। चलते हैं हम अपने क्रियाकलाप 2 की तरफ। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ का कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें इसे हम छोड़ते हैं। आते हैं अपने इस वाले पॉइंट पर, प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए क्या है, परीक्षण है हमारे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट तथा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। आप ड्रॉपर की सहायता से परखनली में बूंदें डालते हैं तो बूंदें कास्टिक सोडा के विलयन में डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख लीजिए। आपने क्या देखा कि परखनली का पदार्थ इस तरह से हमें हिलाना है, जैसे हमारा ये हीरो हिला रहा है। ठीक है, बैंगनी रंग हो जाता है। भाई हिलाते हिलाते कौन सा रंग हो जाता है, बैंगनी रंग का हो गया है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के सहारे सकते हैं। किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के सहारे या इसे दोबारा दोहरा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा था वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, जिसमें एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कुटिए, ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके हम यहाँ पढ़ेंगे। कागज़ फट जाए। जब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि इस पर तेल के
धब्बे हैं कागज़ को किसी प्रकार के सामने लाएं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधले प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल अथवा धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो जाती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सूखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आए हों तो वह सूख जाएं। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यहाँ यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है या नहीं है। यह परीक्षण क्या दर्शाता है? यह परीक्षण क्या दर्शाता है कि क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या वह खाद्य पदार्थ में से एक अधिक पोषण तत्व उपस्थित होता है? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें ना कोई पोषक उपस्थित होता है? इन सभी तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया है। प्रोटीन तथा खनिज, रबड़ जैसे पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जैसे कि शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज आम है, खरबूज है, तरबूज है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट को स्रोत हैं। हमसे पूछे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लिखिए भाई। कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? तो हम गेहूँ लिख देंगे, चावल लिख देंगे, बाजरा लिख देंगे, मक्का लिख देंगे, आम लिख देंगे, तरबूज लिख देंगे, पपीता लिख देंगे, गन्ना लिख देंगे, आलू लिख देंगे। ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। उसका हमसे पूछेगा कि भाई प्रोटीन के स्रोत लिखिए। प्रोटीन हम क्या लिखेंगे? मछली है, मांस है, मक्खन है, दही है, क्रीम है, घी है। ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है। और इसके बाद हमसे विटामिन के स्रोत पूछेगा। फिर अब विटामिन के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सभी विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा के स्रोत आ गए सोयाबीन, मटर, मांस, मछली, ये सब वसा के हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि अथवा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँखों की अस्थियों और दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। हम विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, जबकि विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने से हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है तथा विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन प्राप्त करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सूरज पे। हमारे शरीर में हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता। इसमें कुछ
इससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। विटामिन डी सूरज से प्राप्त होती है हमें। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर को खनिज के लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यकता है। विभिन्न खनिजों लवणों के कुछ स्रोत अधिकांश खाद्य पदार्थ में से एक से अधिक पोषक तत्व हमारे आपने भी सारणी बनवाने में सक्षम की है। इस समय कुछ इस बात को भी अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में से एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो जाती। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों रुझांस के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे शरीर में रुझांस की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुझांस के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होती हैं। रुझान हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं कर पाते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। तो रुझांस बिना पचे भोजन को बाहर निकलने में हमारी सहायता करता है। अब जल भोजन में उपस्थित पोषकों की अवशोषित करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे एक मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है और जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल में वो करता है। क्या आप सोचते होंगे कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन। संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। भाई, जो हम पूरे दिन कुछ खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे लिए आहार में वो सभी पोषक तत्व उपस्थित उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना आवश्यकता से कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुझांस तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप छोड़ो हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है।
और इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ भोजन पकाने में कुछ पोषण तत्वों की हानि हो जाती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का प्रयोग किया जाता है तो और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में भोजन विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार को फल, कच्ची सब्जियों की सम्मिलित करें? तो ये हमारा यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। चलते हैं हम इस चैप्टर समाप्त करते हैं और आपसे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। और हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी लेके आने वाले हैं। इस चैप्टर को हम नोट्स बाय तैयार करके आपके लिए PDF प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आप जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।